Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students and viewers. Welcome to our next video. I'm Rustam Shahzad from YouTube channel Friends Science Club. Dear students, आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 और टॉपिक नंबर 1.8 जिसका नाम है डायमेंशन ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। डियर स्टूडेंट्स, आज की डिस्कशन के कंटेंट्स कुछ इस तरह से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे डायमेंशन ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। नेक्स्ट वन यूजेस ऑफ डायमेंशंस, जिसमें शामिल होंगे चेकिंग द होमोजेनिटी ऑफ फिज़िकल इक्वेशन, ड्राइविंग अ पॉसिबल फार्मूला और टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ फिज़िकल कांस्टेंट और कोएफिशिएंट। और एंड पे हम डिस्कस करेंगे लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस को। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की डिस्कशन शुरू करने से पहले यही कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल फ्रेंड्स साइंस क्लब सब्सक्राइब नहीं किया तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो डियर स्टूडेंट्स, डिस्कशन शुरू करते हैं। व्हाट आर डायमेंशंस ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो डियर स्टूडेंट्स, हम जिस भी फिज़िकल क्वांटिटी स्पेशली ड्राइव क्वांटिटीज़ को लिखना हो इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज़ तो हम क्या करते हैं, उन बेस क्वांटिटीज़ के लिए एक स्पेसिफिक सिंबल चूज़ करते हैं और उसे स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्लोज कर देते हैं और इस तरह से हम क्या गेन करते हैं, डायमेंशंस ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो डियर स्टूडेंट्स, इनिशियल स्टेप में हम ज़रा देखते हैं कि डायमेंशंस कैसे लेते हैं और बेस क्वांटिटीज़ के डायमेंशन किस तरह से लिए जाते हैं और क्या उनकी सिंबल्स होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज हमारे पास है लेंथ। तो लेंथ का डायमेंशन किस तरह से होगा, तो किसी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ का डायमेंशन लेने के लिए हम क्या करते हैं, उसके पहले लेटर को कैपिटलाइज करते हैं और उसे क्लोज कर देते हैं विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। तो इस तरह लेंथ के डायमेंशन हमारे पास बन जाएंगे कैपिटल L विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। तो इसी तरह अगर हम टाइम के देखें तो टाइम के डायमेंशन किस तरह से लिए जाएंगे, टाइम का पहला लेटर हमारे पास T और इसी को कैपिटलाइज करेंगे और इसे क्लोज कर देंगे विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। और इसी तरह नेक्स्ट वन हमारे पास है डायमेंशन ऑफ मैथ। तो मैथ के M को कैपिटलाइज करेंगे और इसे क्लोज कर देंगे विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ हमारे पास डायमेंशन थे बेस क्वांटिटीज़ के। और अगर हमने ड्राइव करने हो कुछ ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस तो वो कुछ इस तरह से हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करते हैं डायमेंशन ऑफ स्पीड। तो हम जानते हैं स्पीड क्या होती है, लेंथ पर यूनिट टाइम, या हम कहते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस बेसिकली क्या है, लेंथ। तो हम कह सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ स्पीड किसके बराबर होंगे, डायमेंशन ऑफ लेंथ डिवाइडेड बाई डायमेंशन ऑफ टाइम। तो इसी तरह अगर हम देखें तो डायमेंशन ऑफ लेंथ क्या होगा, L, और डायमेंशन ऑफ टाइम क्या होगा, T। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि T को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो T क्या हो जाएगा, T इन्वर्स। तो इस तरह हमारे पास स्पीड V के डायमेंशन क्या बन जाएंगे, L T इन्वर्स। और इन डिफरेंट को हम क्या कर सकते हैं, एक ही स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर सकते हैं। तो इस तरह हमारे पास स्पीड के डायमेंशन क्या बने, L T इन्वर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह अगर वो नेक्स्ट एग्जांपल लें एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन के डायमेंशन क्या बनेंगे, एक्सेलरेशन के डायमेंशन होंगे L T इन्वर्स स्क्वायर। मीन एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, और वेलोसिटी के हमने देखे कि डायमेंशन होते हैं L T इन्वर्स। तो फर्दर हम T से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, L T रेज़ टू पावर -2। तो इस तरह ये हमारे पास बने डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन।
एल टी इनवर्स स्क्वायर। इसी तरह नेक्स्ट वन अगर हम देखें तो डायमेंशन ऑफ फोर्स, तो डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या होंगे, हम जानते हैं कि फोर्स किसके इक्वल है, F इज इक्वल टू एम ए। और अगर हम इसके डायमेंशन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसके डायमेंशन क्या बनेंगे, डायमेंशन ऑफ फोर्स विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ मास मल्टीप्लाइड बाय डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। तो डायमेंशन ऑफ मास कैपिटल एम और एक्सेलरेशन के हम पहले डिफाइन कर चुके हैं। डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होते हैं, एल टी इनवर्स स्क्वायर। तो इस तरह हमारे पास डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या बनेंगे, एम एल टी रेज़्ड पावर माइनस 2। तो इसी तरह नेक्स्ट वन हम देखते हैं कि यूजेज ऑफ डायमेंशंस क्या होंगे, डायमेंशन को हम यूज़ क्यों करते हैं और कहाँ कहाँ पे करते हैं। तो हम कहते हैं कि वो मेथड जिसके ज़रिए डायमेंशंस ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ को यूटिलाइज किया जाए, तो इस मेथड को हम क्या नाम देते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस का। तो डियर स्टूडेंट्स, हम अगर यूजेज ऑफ डायमेंशंस की बात करें तो हम कह सकते हैं कि यूज़ किया जाता है डायमेंशंस ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ का किस मकसद के लिए, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन फार्मूला एंड टू ड्राइव एन इक्वेशन और फार्मूला। कि हम क्या कर सकते हैं, डायमेंशन एनालिसिस को किसी भी इक्वेशन को चेक करने के लिए या किसी भी इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है। तो इसी तरह नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे एक और बात कि हमारे पास जितने भी फैक्टर्स होंगे, जितने भी एक्सप्रेशंस होंगे किसके लिए, डायमेंशंस ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ के, तो डायमेंशन एनालिसिस में वो सिंपली मैनिपुलेट किए जाएंगे एज अ अलजेब्रिक क्वांटिटीज़। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट यूज़ हम इसका देखते हैं डायमेंशन एनालिसिस का। तो हम कहते हैं चेकिंग द होमोजेनिटी ऑफ फिज़िकल इक्वेशन। तो हम क्या कर सकते हैं, डायमेंशंस को किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस के लिए क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें प्रूव करना पड़ेगा कि अगर किसी भी इक्वेशन की बोथ साइड पे अगर डायमेंशन सेम आ गए तो वो इक्वेशन करेक्ट होगी। और इस प्रिंसिपल को नाम दिया जाता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। तो लेट्स सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है कि हमने क्या करनी है, ये इक्वेशन जो कि हमारे पास है v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट f मल्टीप्लाइड बाई l डिवाइडेड बाई m। तो इस इक्वेशन को हमने चेक करना है कि आए कि ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास v क्या है, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, f है हमारे पास टेंशन इन स्ट्रिंग, और l लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, और मास m मास ऑफ स्ट्रिंग। तो इस इक्वेशन को हमने क्या करना है, चेक आउट करना है कि आया कि ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है। तो करेक्ट करने के लिए, करेक्टनेस चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स शुड बी इक्वल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ज़रा देखते हैं कि डायमेंशंस ऑन लेफ्ट हैंड साइड जो कि हमारे पास क्या है, स्पीड। तो स्पीड के डायमेंशन हमारे पास क्या है, एल टी इनवर्स। तो इसी तरह अगर हम राइट साइड पे डायमेंशन देखें तो राइट साइड पे डायमेंशन हमारे पास क्या बनेंगे, डायमेंशन ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डायमेंशन ऑफ लेंथ और डिवाइडेड बाई डायमेंशन ऑफ मास। तो यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे m हमारे पास डिवीजन में पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव पावर के साथ था। जब ये ऊपर जाएगा मीन न्यूमरेटर में जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी -1। और इसी तरह स्क्वायर रूट है यहाँ पे, तो स्क्वायर रूट को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2। तो इसी तरह हम पहले प्रूव कर चुके हैं कि डायमेंशन ऑफ फोर्स हमारे पास क्या होती हैं, MLT इनवर्स स्क्वायर, और डायमेंशन ऑफ लेंथ L, और डायमेंशन ऑफ मास -1 रेज़्ड पावर 1/2। तो इस तरह हमारे पास ये डायमेंशन मोस्ट सिंप्लीफाई होकर क्या बन जाएंगे, यहाँ पे m +1 पावर के साथ और यहाँ पे m -1 पावर के साथ। तो ये कैंसिल आउट हो गए। और इसी तरह से लेंथ को देखें तो यहाँ पे एक L पॉजिटिव और यहाँ पे भी L पॉजिटिव, तो बेस सेम है और पावर यहाँ पे क्या हो जाएंगी,
ऐड हो जाएंगी, एल स्क्वायर बन जाएगा। और इसी तरह टी हमारे पास टी इनवर्स स्क्वायर यहाँ पे मौजूद है और इस सारे की पावर आ जाएगी 1/2। तो इस 1/2 को अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास ये फर्दर बन जाएगा एल टी इनवर्स स्क्वायर, जो कि इक्वल है डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड के। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि द इक्वेशन मीन v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट f मल्टीप्लाइड बाई l डिवाइडेड बाई m इज़ द करेक्ट इक्वेशन। तो इसी तरह नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट है हमारे पास ड्राइविंग अ पॉसिबल फार्मूला, कि हम इससे पॉसिबल फार्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं। और किसी भी फार्मूले को, किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए जो फार्मूला हम ड्राइव करने जा रहे हैं उसके लिए एक बात बहुत ही एहतियात करनी होती है। वो क्या कि जिस फिज़िकल क्वांटिटी को हम चेकआउट करने जा रहे हैं वो क्वांटिटी कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द सक्सेस ऑफ दिस मेथड फॉर ड्राइविंग अ रिलेशन फॉर फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन द करेक्ट गेसिंग ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑन विच फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड। तो लेट्स सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है कि हमारे पास क्या है, एक सिंपल पेंडुलम, और इस सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, एक फार्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं। और हमें पता है कि लेंथ ऑफ पेंडुलम L है, मास ऑफ बॉब ऑफ पेंडुलम M है, और इसी तरह एंगल जिसके थ्रू ये सिंपल पेंडुलम क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है, वो लेट्स सपोज थीटा है, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमारे पास है स्मॉल g। तो इसी तरह अगर हम सॉल्यूशन में देखें तो सॉल्यूशन में हम क्या कहते हैं, द रिलेशन फॉर टाइम विल बी ऑफ द फॉर्म, लेट्स सपोज के टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम विल डिपेंड अपॉन मास, लेंथ, थीटा और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। याद रखें ये हम यहाँ पे गैस करने जा रहे हैं, ये एग्जैक्ट नहीं है। और ना ही हमें इनकी पावर्स का पता था कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम किस तरह से मास, लेंथ या थीटा या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ रिलेट करेगा। तो हमने कहा कि लेट्स सपोज हम इनकी पावर्स ले लेते हैं, m की पावर a, l की पावर b और थीटा की पावर c और g की पावर d। यहाँ पे अगर हमारे पास प्रोपोर्शनल साइन है तो प्रोपोर्शनल साइन को एलिमिनेट किया और इक्वल साइन और इसके साथ क्या लगा दिया, कांस्टेंट। तो अगर हमने फार्मूला ड्राइव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, a, b, c और d की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना होगा। तो इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, डायमेंशंस का। तो हम कहते हैं डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड। तो हम जानते हैं कि टाइम t बेसिकली क्या है, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड टाइम ही है तो इसके डायमेंशन क्या बनेगा, t। और इसके बाद नेक्स्ट वन देखें तो नेक्स्ट हमारे पास है कांस्टेंट। तो इस कांस्टेंट का हमें यहाँ पे अभी फ़िलहाल नहीं मालूम होना कि क्या इसकी वैल्यू बनेगी, ये हम एक्सपेरिमेंटल मेथड से ही प्रूव कर सकते हैं। तो कांस्टेंट को एज इट इज़ कांस्टेंट ही रहने देती हैं। इसी तरह मास, तो मास के डायमेंशन क्या बनेगा, m, और इसकी पावर एज इट इज़ वैसे ही रह जाएगी। और इसी तरह आगे क्या है, लेंथ। तो लेंथ की पावर क्या बन जाएगी, लेंथ का डायमेंशन क्या बनेगा, l और पावर इसकी b। इसी तरह नेक्स्ट वन हमारे पास क्या है, थीटा। तो थीटा बेसिकली क्या होता है, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी कहलाई जाती है। क्यों, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाई रेडियस। तो आर्क लेंथ हमारे पास क्या है, बेसिकली लेंथ है, तो हमने उसके लिए लिख दिया l प्लस पावर और डिवाइडेड बाई रेडियस। तो रेडियस भी क्या है, लेंथ है। तो डिवीजन की वजह से हमने इसका क्या लिख दिया, l-1। और थीटा की पावर क्या था, c। तो इसलिए थीटा के जो डायमेंशन बनेंगे उनकी पावर भी क्या आ जाएगा, c। इसी तरह नेक्स्ट वन अगर हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के लिए देखें तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि एक्सेलरेशन के डायमेंशन क्या बने, l-2
तो इसलिए चाहे वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो या सिंपली एक्सेलरेशन हो, डायमेंशन सेम ही रह जाएंगे, L-T-2, और इसके डायमेंशन हमारे पास बन जाएंगे, इसके हमारे पास पावर बन जाएगी D। तो अब हम क्या करते हैं, बोथ साइड्स पे कंपैरिजन करते हैं। किसका कंपैरिजन? कंपैरिजन ऑफ डायमेंशंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपैरिजन में अगर टाइम के डायमेंशंस को कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे हमारे पास क्या है, सिंपली t विद पावर 1, तो इसको ये लिख दिया। और राइट साइड पे अगर देखा जाए तो राइट साइड पे डायमेंशन बन रहे हैं t-2, तो इस तरह हमारे पास यहाँ 2d, तो इस तरह हमारे पास टाइम के डायमेंशंस इक्वेट हो गए। लेफ़्ट साइड पे सिंपली t विद पावर 1 और लेफ़्ट साइड पे विद पावर 1 और राइट साइड पे विद पावर -2d। इसी तरह नेक्स्ट वन, अगर मैथ्स को देखें तो लेफ़्ट साइड पे हमें यहाँ पे कोई भी मैथ्स नज़र नहीं आ रहा, तो इसलिए हमने इसके डायमेंशन लिख दिए m⁻0। और अगर हम राइट साइड पे देखें तो राइट साइड पे यहाँ पे हमारे पास मैथ्स मौजूद है, तो हमने इसे लिख दिया m⁻a। इसी तरह नेक्स्ट वन अगर हम देखें लेंथ, तो लेफ़्ट साइड पे हमें कोई भी लेंथ के डायमेंशन नज़र नहीं आ रहा है, तो इसलिए हमने इसके डायमेंशन लिख दिए L⁻0। और अगर राइट साइड पे देखें तो राइट साइड पे हमारे पास यहाँ पे लेंथ मौजूद है विद पावर b, विद पावर c एंड विद पावर d। तो इसलिए हमने यहाँ पे, क्योंकि बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो इस तरह हमारे पास ये बन जाएगा b प्लस b d c और -c। अब इनकी पावर को अगर इक्वेट करें तो हमें पता है -2d, और लेफ़्ट साइड पे इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं था, तो इसलिए ये बन गया -2d = 1, और d की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी d = -1/2। और इसी तरह नेक्स्ट वन a की पावर हमारे पास क्या बनेगी, 0, और b प्लस d की पावर देखें तो वो भी क्या बन रही है, 0। अब d की अगर वैल्यू देखें तो यहाँ पे हमारे पास d की पहले से वैल्यू मौजूद है -1/2, तो इस तरह b की वैल्यू क्या बनेगी, सिंपली 1/2। और थीटा के डायमेंशन देखें तो थीटा डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसलिए उसके लिए क्या आ जाएगा, ये l प्लस और l माइनस क्या बन जाएगा, L0 क्या है, 1 के बराबर, तो 1 की पावर c 1 ही रहेगा, मीन इसके कोई भी डायमेंशंस नहीं होंगे। और इसी तरह से इन तमाम की वैल्यूज़ यानी a, b, c और d की वैल्यूज़ इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी t = कांस्टेंट m की पावर a की जगह पे क्या पुट किया, 0। इसी तरह लेंथ, और इसकी पावर हमारे पास क्या था, b, तो b की वैल्यू हमने फाइंड आउट की 1/2। और इसी तरह नेक्स्ट वन हमारे पास क्या है, थीटा, तो थीटा के कोई भी डायमेंशन नहीं था, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, तो ये क्या है, 1। और इसी तरह नेक्स्ट g की पावर क्या है, d, और d की वैल्यू हमने फाइंड आउट की -1/2, तो ये पुट कर दिया। और नेक्स्ट वन अगर हम देखें तो t = कांस्टेंट, l की पावर क्योंकि +1/2 था तो इसलिए ऊपर रह जाएगा, और g की वैल्यू -1/2 इसलिए डिवीजन में, और 1/2 दोनों के लिए कॉमन लेके हम उसे क्या कर देते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर सकते हैं। तो इस तरह हमारे पास ये इक्वेशन बन गई फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम t = कांस्टेंट √L/g। और याद रहे कि यहाँ पे ये कांस्टेंट एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट होने की वजह से डायमेंशनल एनालिसिस इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता, तो ये सिंपली एक्सपेरिमेंटल वर्क से ही प्रूव किया जा सकता है, ये फाइंड आउट किया जा सकता है। इसी तरह अब हमने कहा कि डायमेंशन लेस है, तो क्या कुछ ऐसे कांस्टेंट हैं जिनके लिए डायमेंशन एनालिसिस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, तो हम कहते हैं जी कुछ ऐसे हैं। तो ये इसलिए हम कह सकते हैं टू फाइंड द
डायमेंशंस ऑफ फिजिकल कांस्टेंट और कोफिशिएंट, यानी डायमेंशनल एनालिसिस को फिजिकल कांस्टेंट को सर्च आउट के लिए फाइंड यूज़ किया जा सकता है। किन के लिए? ऐसे फिजिकल कांस्टेंट के लिए जो कि डायमेंशंस रखते होंगे। यानी मिसाल के तौर पे हमारे पास एक कांस्टेंट है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, हम इसकी वैल्यू यानी इसके डायमेंशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। और आपने पहले पढ़ा कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की इक्वेशन हमारे पास यानी न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ से हमारे पास ये इक्वेशन आती है, F = G(m1m2/r)²। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि F क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मैसेज, और m1 m2 क्या है? मैसेज, और r क्या है? डिस्टेंस बिटवीन मैसेज। और इसी तरह से ये कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसके डायमेंशंस हम क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो G की वैल्यू क्या आ जाएगी? F ×r² / m1 m2। तो इसी तरह हमने इसके डायमेंशंस लिख लिए। F के डायमेंशन क्या बनते हैं? mLT⁻², और यहाँ पे r क्या है? लेंथ, तो इसकी पावर है यानी स्क्वायर है, तो इसलिए लेंथ का भी क्या आ जाएगा? स्क्वायर। और इसी तरह मैसेज m1 और m2, तो m1 के लिए भी m लिख दिया और m2 के लिए भी m। तो G के डायमेंशन क्या बनेंगे? m⁻⁻1 L³ और T⁻²। तो यहाँ पे G क्या है? एक फिज़िकल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू फाइंड आउट, जिसके डायमेंशंस फाइंड आउट कर लिए बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो याद रहे कि डायमेंशनल एनालिसिस कैन गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट दोज कांस्टेंट विच हैव डायमेंशंस। Dimensional analysis cannot give any information about those constants which are dimensionless। इसी तरह नेक्स्ट वन हम देखें तो नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। कि डायमेंशनल एनालिसिस की कुछ लिमिटेशंस भी मौजूद हैं। कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं? तो फर्स्ट वन, डायमेंशनल एनालिसिस हैज़ नो इंफॉर्मेशन ऑन डायमेंशनलेस कांस्टेंट। कि डायमेंशनलेस कांस्टेंट के बारे में डायमेंशनल एनालिसिस कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकता। इसी तरह नेक्स्ट वन हमारे पास क्या है? इफ़ अ क्वांटिटी इज डिपेंडेंट ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड। कि अगर कोई भी क्वांटिटी ट्रिग्नोमेट्रिक या एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे डिपेंड कर रही है तो इसके लिए डायमेंशनल एनालिसिस यूज़ नहीं किया जा सकता। इसी तरह नेक्स्ट वन हमारे पास कि अगर हम डायमेंशनल एनालिसिस को यूटिलाइज कर रहे हैं तो while deriving the relation it is difficult to guess the factor connecting two or more physical quantities। कि अगर हम कोई भी रिलेशन ड्राइव करने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ पे हमारे पास एक ही फैक्टर है जो दो या दो से ज़्यादा फिज़िकल क्वांटिटी से रिलेट कर रहा है तो उसको गैस करना डिफ़िकल्ट है। इसी तरह लास्ट वन, इट कैन नॉट बी यूज्ड in an equation containing two or more variable with same dimensions। कि अगर हमारे पास कोई ऐसी इक्वेशन है जिसमें कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जो कि हमारे पास क्या कर रही हैं कि सेम डायमेंशंस रखती हैं, तो उनके लिए भी गैस करना डायमेंशन एनालिसिस में मुश्किल हो जाता है। तो ये हमारे पास थी कुछ लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। थैंक्स फॉर वाचिंग। हमारी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।